सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहे होंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपको कि इससे पहले जो हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट चार्ट और उसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न ऑर्गेनों को जिक्र किया गया है, बताया गया है और समझाया गया है। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन सभी वीडियो को आप देखिए। उन सभी वीडियो का जो है ना लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नहीं तो फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद तब इस वीडियो को आप देखिए क्योंकि उसके बाद ही ये वीडियो आपको जो है ना देखने में फ़ायदा होगा। हाँ, तो ध्यान देंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसके बारे में, तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जिससे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तो युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है अंत तक ताकि आपको क्लियर तरीके से सब समझ में आ जाए। कहीं वीडियो को बढ़ाना नहीं है, अगर कन्फ्यूजन लगे तो उसको रोक करके बल्कि एक बार दो बार देख करके पढ़ भी लेना, समझ भी लेना है। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर बात आ जाती है कि युग्मक जनन कहते किसको, युग्मक जनन कहा किसे जाता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। जैसे बात यहाँ पर आती है युग्मक का निर्माण, ठीक है, युग्मक का निर्माण होना या आप कह सकते हैं युग्मक का बनना, और नहीं तो फिर आप कह सकते हैं युग्मक जनन की क्रिया। पासनारिक है कोई हम लोग किस नाम से जानते हैं तो युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। पासनारिक है, इसको आप डिफिनेशन के तौर पर ऐसे भी आप जो है ना बता सकते हैं, युग्मक का निर्माण या युग्मक जनन की क्रिया ही क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। बात समझ आ रही है? बात क्लियर हो गई? फिर से एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं, समझ लेंगे और सुन लेंगे। युग्मक का निर्माण या युग्मक जनन की क्रिया ही क्या कहलाती है तो युग्मक जनन कहलाती है। या आप कह सकते हैं युग्मक बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है तो युग्मक जनन के नाम से जानी जाती है। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? और चलते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताएं युग्मक जनन किसे कहते हैं, आपको बताना होगा युग्मक बनने की क्रिया या युग्मक निर्माण होने की क्रिया ही युग्मक जनन के नाम से जानी जाती है। युग्मक जनन में क्या होता है आपको हम पहले भी जिक्र किए थे, जब फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो उसमें युग्मक जनन के बारे में हम जिक्र किए थे। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, लेकिन तो भी पुनः एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए। हमें पहले भी आपको हम बताए थे कि जब अंडाणु होती है और शुक्राणु जब बनती है तो उस क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि युग्मक जनन जो होते हैं, ठीक है, युग्मक जनन को कितने भागों में बांटा जाता है तो मुख्य रूप से जो है 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए। पहला जो है वो क्या है तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं शुक्राणु जनन। और दूसरा क्या, सेकंड देखिए यहाँ पर, सेकंड जो है ओजेनेसिस, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं अंडाणु जनन के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई? अब इन दोनों जो है ना, इन दोनों टॉपिकों को एक एक करके हम बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। तो ध्यान देंगे, इसमें से हम पहला टॉपिक को आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि पहला टॉपिक को ध्यान देंगे, क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे लोग हिंदी में क्या कहते हैं शुक्राणु जनन। बात आ रही है? अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सुनिए, स्पर्म यानी क्या शुक्राणु, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, या यहाँ पर समझिए शुक्राणु जनन, इसके जो है नामों से आपको पता चल रहा होगा क्या शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु यानी शुक्राणु और जनन यानी क्या संख्या को बढ़ाना या वृद्धि करना। तो अब किसकी संख्या को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो शुक्राणु जनन, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाया जा रहा है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन। यहाँ पर आप देखेंगे जो है ना, यहाँ पर आपको जो है ना लैंग्वेज में मिल जाएगा। देखिए शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ध्यान देंगे, शुक्राणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है शुक्राणु जनन के नाम से जानी जाती है। बात समझ आ रही है? यानी जैसे शुक्राणु बनता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं। यानी शुक्राणु बनना ही शुक्राणु जनन कहलाती है। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर शुक्राणु जनन की जो क्रियाएं होती है, शुक्राणु बनने की जो क्रिया होती है एक निश्चित उम्र में होता है या एक निश्चित अवस्था में होती है। उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं किशोरावस्था। और जिस उम्र में शुरू होती है उस उम्र को हम लोग लगभग कितना से कितना मानते हैं तो 11 से 13 वर्ष की
आयु में मानते हैं। यानी जो है ना आप कह सकते हैं कि जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है वो कब होती है, किशोरा अवस्था में होती है या किशोरा अवस्था में शुरू होता है। जो उम्र होती है लगभग कितना, तो 11 से 13 वर्ष। बात समझ में आ रही है। इसी उम्र में क्या होता है, शुक्राणु क्यों बनते हैं उसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। इस दौरान जो है इस किशोरावस्था में क्या होती है कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि से क्या होती है, एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस हार्मोन को हम लोग गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या GnRH, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको शॉर्ट नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, GnRH के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन का क्या होता है, तो स्रावित होता है। क्या होता है, आप कह सकते हैं कि इस उम्र में किशोरा अवस्था में, या आप कह सकते हैं कि लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु में जो है ना किस ग्रंथि से, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से क्या होती है, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो GnRH के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन क्या होती है, तो स्रावित होती है। बात समझ में आ रही है। ये स्रावित होती है जो क्या करती है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है अग्रपिंडक को, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक को क्या करता है, उद्दीपित करता है। क्या करता है, उद्दीपित करता है, जिससे क्या होती है, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LH, और साथ ही साथ क्या, तो पुटक उत्तेजक हार्मोन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे लोग शॉर्ट नाम में क्या जानते हैं, FSH हार्मोन का क्या होता है, स्रावित होता है। बात समझ में आ रही है। हाँ, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम पुनः एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। जब क्या होती है, किशोरावस्था आती है, तो किशोरावस्था में क्या होती है, जो है ना हाइपोथैलेमस ग्रंथि से क्या होता है, तो GnRH हार्मोन का क्या होती है, स्रावित होता है। ठीक है, जो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक को उद्दीपित करता है, जिससे क्या होती है, LH के साथ साथ क्या होती है, जो है ना FSH हार्मोन का स्राव होता है। बात क्लियर हो गई। और आगे चलते हैं कि जब क्या LH और FSH हार्मोन जो है ना FSH हार्मोन स्रावित होता है, तो उसके बाद कौन सी क्रियाएं होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो दिक्कत भी होता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेहिचक पढ़िए और घर पर बैठ करके पढ़िए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, आपको बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं या घर पर पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। केवल ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे जो है ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक भेजिए ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिल सके। तो चलिए हम आगे आपको पुनः बताते हैं, तो ध्यान दीजिए और समझिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जब क्या होता है, LH और FSH हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित हो जाते हैं, उसके बाद कौन सी क्रियाएं होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए, जब LH हार्मोन स्रावित होता है तो उस स्थिति में क्या होती है कि जो है ना LH हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, तो देखेंगे लीडिंग जो सेल होती है उस पर क्या करता है, क्रिया करता है। ठीक है, उस पर क्रिया करता है। क्रिया करने से क्या होती है, क्रिया करता है, क्रिया करने से क्या होती है, तो एंड्रोजन या आप कह सकते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन, क्या टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, निर्माण होता है या स्रावित होता है। बात समझ आ रही है। बात यहाँ पर समझ लेंगे। हम पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं कि LH हार्मोन क्या करता है, तो लीडिंग सेल पर जो है क्रिया करता है, जिससे क्या होती है, एंड्रोजन और साथ ही साथ क्या, तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है या स्रावित होता है। जो क्या करती है, ये हार्मोन क्या करती है, ध्यान देंगे, जो ना शुक्राणु जनन को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात क्लियर हो गई। जो है शुक्राणु जनन को नियंत्रण करने में जो है कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एंड्रोजन और साथ ही साथ कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। और किससे स्रावित होती है, तो लैडिंग सेल से। बात क्लियर हो गई, पास में आ रही है। और आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं FSH हार्मोन को लेकर के, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो FSH हार्मोन होती है, क्या पुटक उत्तेजक हार्मोन जो होती है, या आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है, वो क्या करती है, किस पर, तो अस्टोली सेल पर। किस पर, अस्टोली सेल पर क्या करती है, क्रिया करती है। और क्रिया करने के बाद क्या करती है, तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, इसको हम आगे हम पूरा एक स्ट्रक्चर में भी जो है ना बना हुआ कुछ संरचना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप शुक्राणु जनन कैसे होती है उसके बारे में हम आपको बताए हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, ताकि आपको और हम अच्छी तरह से समझा सके और आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और आगे हम समझाएंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए, जब शुक्राणु जनन की क्रिया होती है तो ध्यान देंगे, शुक्राणु जनन तो निश्चित है कि शुक्राणु अपनी संख्या को बढ़ाएगा इसमें,
तो जब बढ़ाने की या वृद्धि करने की जब बात आ जाती है तो वहाँ पर स्वाभाविक है कि जो है ना सेल डिवीजन की क्रियाएं होगी, कोशिका विभाजन की क्रिया होगी। तो जब कोशिका विभाजन की क्रिया होगी तो हम जानेंगे इसमें कि कौन कौन सी कोशिका विभाजन होगी और उस विभाजन के फलस्वरूप क्या क्या बनेंगे, किस प्रकार बनेंगे, उन सभी जो है ना टॉपिकों के बारे में हम बताने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझते रहिए। तो देखिए, हाँ, जैसे कि ध्यान देंगे हम आपको आगे बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। जब शुक्राणु जनन की क्रियाएं होती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो शुक्राणु जन होते हैं, शुक्राणु जन में क्या होती है, समसूत्री आप कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, माइटोसिस जो है ना, माइटोसिस जो है सेल डिवीजन या विभाजन की क्रियाएं होती है। ठीक है, उससे क्या होता है तो विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? द्विगुणित कोशिकाएं आप कह सकते हैं डिप्लॉइड सेल बनती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और उस डिप्लॉइड सेल को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक शुक्र कोशिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं यानी प्राथमिक जो कोशिका होती है, उस कोशिका में क्या होता है तो प्रथम अर्धसूत्री, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन की क्रिया होती है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है तो ध्यान देंगे, दो क्या होती हैं, समान अगुणित क्या होती हैं, जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की क्रिया होती है तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, दो क्या होती हैं तो समान जो है अगुणित कोशिकाओं का या आप कह सकते हैं कि हेप्लॉइड सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। उन दोनों जो है असमान अगुणित कोशिकाओं को क्या कहते हैं तो द्विगुणित शुक्र कोशिका, या इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। बात क्लियर हो गई। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, द्वितीय शुक्र कोशिका या आप कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है उसमें क्या होती है कि पुनः दोबारा क्या होती है तो अर्धसूत्री विभाजन, दोबारा क्या होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो मियोसिस सेकंड के नाम से जानते हैं। तो जब मियोसिस सेकंड पुनः होता है विभाजन, तो उस स्थिति में क्या होती है कि अंततः विभाजन के फलस्वरूप क्या होते हैं, चार क्या होते हैं, देख रहे ना, समान अगुणित कोशिकाएं बनते हैं। ठीक है, कितने तो 4 हेप्लॉइड सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। जन उन 4 हेप्लॉइड सेल को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स या पूर्ण जन शुक्राणु के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये क्या होता, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं या पूर्ण शुक्राणु जो होते हैं वो क्या करते हैं, रूपांतरित होते हैं, और रूपांतरित तो होकर के क्या करते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं। बात समझ आ रही है। जब स्पर्म का निर्माण करते हैं तो इस पूरे क्रिया को, यानी इस प्रकार से जब शुक्राणु बनता है तो इस शुक्राणु बनने की क्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं तो शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं, जो आपको यहाँ पर। और जब शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, शुक्राणु बनते हैं, तो उसी को लोग युग्मक जनन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत शुक्राणु जनन के साथ साथ ओजेनेसिस भी आती है। अब चलिए पूरा इस फिगर को हम आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइमोडियल जो है जर्म सेल है। बात समझ आ रही है। इस प्राइमोडियल जर्म सेल में क्या होती है, क्या है, क्या दिख रहे हैं आप यहाँ पर जो है ना, कोशिका के रूप में इस प्रकार से दिखाया गया 2n कोशिकाएं, जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्राइमोडियल जो है जर्म सेल। इस प्राइमोडियल जर्म सेल में क्या होती है, माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रियाएं होती है। किसकी क्रियाएं होती है तो माइटोसिस सेल डिवीजन की क्रियाएं होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है तो दो प्रकार के क्या होते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। एक टाइप ए होता है और दूसरा टाइप बी होता है। बात समझ आ रही है। टाइप ए में क्या होती है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है कि कोशिका विभाजन की क्रियाएं नहीं होती है, लेकिन टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनियम होता है उसमें विभाजन की क्रियाएं होती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, विभाजन की क्रिया होती है तो विभाजन की क्रिया होने के फलस्वरूप क्या हो गया तो आपको बताया गया कि इसी को हम बोलते हैं क्या तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण हो गया। बात क्लियर हो गई, ये बन गया। और चलते हैं, जब प्राइमरी जो है ना स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो गया तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होती है, इस प्राइमरी जो है ना स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होती है कि मियोसिस फर्स्ट की क्रियाएं होती है। तो मियोसिस फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप क्या होती है तो दो प्रकार के कोशिकाएं बनते हैं। देखना, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और इन दोनों जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, पुनः एक बार क्या होती है तो मियोसिस सेकेंड की है ना, मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन की क्रियाएं होती है। बात समझ आ रही है। जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं तो 4 हेप्लॉइड, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 क्या होते हैं तो हेप्लॉइड क्या होते हैं तो सेल का निर्माण होते हैं। इस 4 हेप्लॉइड सेल को हम लोग क्या कहते हैं तो देख रहे हैं स्पर्मेटिड्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही है। और ये स्पर्मेटिड्स क्या होती है, रूपांतरित होती है, और रूपांतरित होकर के क्या करती है स्पर्म को बनाती है। बात समझ आ रही है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, जब क्या होता है
कि स्पर्मेटिड्स क्या होती है। जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, यानी रूपांतरित होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। पुनः हम इसको क्या करेंगे, तो बिल्कुल 3D फिगर के रूप में जो है आपको हम प्रोजेक्टर पर दिखाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर दिक्कत कुछ हो भी रहा है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हम जब प्रोजेक्टर चलाएंगे तो उसको चलचित्र के रूप में आपको पूरी तरह से क्लियर दिखा दिया जाएगा, और कैसे शुक्राणु जो है ना बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, कहाँ बनते हैं, पूरी तरह से 3D फिगर के रूप में आपको दिखाया भी जाएगा। तब तक आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और लगातार इससे पढ़ते रहिए। बात समझ आ रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह करना क्या है आपको पता ही है, लेकिन तो भी हम बता देते हैं कि आपको करना ये है कि अधिक से अधिक लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक भेजना है, ताकि सभी को सीखने का मौका मिल सके। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।